हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री एजुकेशन। आज के क्लास में लोग पढ़ने वाले हैं लीविज डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है और लीविज डॉट स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बनाते हैं। हमें पता है कि हम जब कोई भी दो एटम को बॉन्ड के थ्रू जोड़ते हैं, बॉन्ड के द्वारा जोड़ते हैं, तो हमें एक मॉलिक्यूल मिलता है। हमें क्या मिलता है? एक मॉलिक्यूल मिलता है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि उस मॉलिक्यूल में कहाँ पास डबल बॉन्ड होगा, कहाँ पास ट्रिपल बॉन्ड होगा, कहाँ पास सिंगल बॉन्ड होगा, किस एटम में कितना लोन पेयर होगा, किस एटम में कितना बॉन्ड पेयर होगा, ये सभी हमें पता होना चाहिए। और जब तक हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर को नहीं सीखते तब तक हम इसे नहीं बना पाएंगे। मतलब कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से पहले हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर का आइडिया होनी चाहिए, इसके बिना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो आज का लेक्चर है ये हमारा केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 5 है। क्या हो जाएगा? यहाँ लेक्चर नंबर 5 है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर मैं बोलूँ कि केमिकल बॉन्डिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन है तो ये है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन केमिकल बॉन्डिंग। ये आपको पता होनी चाहिए कोई भी हाल में, ये आपको पता होनी चाहिए कोई भी हाल में। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं। उससे पहले आप कुछ बेसिक जानकारियाँ सीख लो, आपको पता होनी चाहिए वो, जो मैं हर क्लास में बताता हूँ। कोई भी क्लास जब मैं स्टार्ट करता हूँ तो आपको सबसे पहले बेसिक बताता हूँ, ताकि आपको मैं पूरे क्लास में जो भी बताऊँ, जो भी टर्म यूज़ करूँ, उसको समझने में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर मतलब कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से पहले हमें क्या क्या आनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। मतलब स्ट्रक्चर बनाने से पहले हमें क्या क्या पता होनी चाहिए, स्ट्रक्चर कब बनेगा ये देखो। तो उसके लिए हमें पता होनी चाहिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। क्या पता होनी चाहिए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो मैंने आपको बता दिया है। सबसे फर्स्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कौन कौन सा इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का बिहेव करता है, उसका बर्ताव क्या होता है, ये सब मैंने आपको बताया था। ठीक है, और दूसरी आपको पता होनी चाहिए ऑक्टेट रूल। क्या पता होनी चाहिए आपको? ऑक्टेट रूल। ये दो चीज़ आपको पता है। अगर आपको वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पता है और आपको ऑक्टेट रूल पता है तो आप किसी भी स्ट्रक्चर को इजीली ड्रॉ कर पाओगे, किसी भी स्ट्रक्चर को इजीली ड्रॉ कर पाओगे। जैसे कि आप देखो, ये हो जाएगा आपका CO3 2-। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? कार्बन सेंटर में होता है, यहाँ पास हो जाएगा डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, और इसमें 2 नेगेटिव चार्ज। तो मुझे कैसे पता चला कि यहाँ सेंट्रल एटम कार्बन है और ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज है? यह भी तो हो सकता है कि ऑक्सीजन यहाँ बीच में हो, सेंट्रल एटम हो, और जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन में भी हो सकता है। तो मुझे कैसे पता चला कि ये स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा? वैसे ही अगर मैं बात करूं SO4 2-, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। देखो, इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज। तो मुझे कैसे पता चला कि इन दोनों कार्बन में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा? यहाँ क्यों नहीं आया नेगेटिव चार्ज, या फिर नेगेटिव चार्ज सल्फर में क्यों नहीं आया, मुझे कैसे पता चला? तो ये सब हमें कब पता चलेगा? ये सब हमें कैसे पता चलेगा कि किसमें नेगेटिव चार्ज है, किसमें पॉजिटिव चार्ज है? अगर कोई मॉलिक्यूल, इसमें सेंट्रल एटम कौन है और कॉर्नर एटम कौन सा है? और हमें कैसे पता लगेगा कि डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, सिंगल बॉन्ड कहाँ आएगा? तो ये जो सब चीज़, जितना क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है ना, आपका दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं। आज के बाद आपके दिमाग में सीधा आंसर आएगा। क्वेश्चन सुनते ही दिमाग में फर्स्ट आपके आंसर आ जाएगा। आपको दिमाग दौड़ाना ही नहीं है। आज का क्लास अगर आप पूरा देखते हो तो आपको बिल्कुल ये सभी क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। देखो यार, अगर मैं 5 से 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का अगर लेक्चर बनाता हूँ तो आपको बस मैं इतना बता पाऊंगा कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, वैलेंस सेल कितना होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बस इतना ही बता पाऊंगा। आज का वीडियो लेक्चर देखना आप, और जिन लोगों का यूट्यूब में डला है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का, उन लोगों का वीडियो लेक्चर देखना। आज एक बार एक्सपेरिमेंट करके ही देखना आप,
तभी तो आपको पता चलेगा ना कि आप 30 मिनट 40 मिनट के आप क्लास में टाइम दे रहे हो, 40 मिनट्स का लेक्चर देख रहे हो, तो आपको क्या बेनिफिट है। अगर आपको लगेगा कि 40 मिनट का वीडियो लेक्चर देखने से अच्छा मैं 20 मिनट की वीडियो लेक्चर से सीख पा रहा हूँ, तो मेरा वीडियो लेक्चर देखने से आपको कोई फायदा नहीं है। आप क्यों 40 मिनट टाइम वेस्ट कर रहे हो यार। जब आपको 20 मिनट में समझ आ जा रहा है तो आप 40 मिनट क्यों टाइम वेस्ट करोगे। लॉजिक वाली बात है ना ये। तो आज आप ट्राई करके देखना एक बार कि 20 मिनट की वीडियो लेक्चर क्या होता है और 40 मिनट की वीडियो लेक्चर क्या होता है और किस में हमें ज़्यादा नॉलेज मिलता है। अगर आपको लगे कि 20 मिनट की वीडियो लेक्चर में ज़्यादा नॉलेज मिलता है तो आप वही देखिए, क्योंकि आपको नॉलेज गेन करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया। आपको क्या पता होनी चाहिए स्ट्रक्चर के लिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ऑक्टेट रूल। अगर ये कोई भी मॉलिक्यूल है तो इसके स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा, ये मुझे पता है, क्योंकि मैं ये स्ट्रक्चर बनाने का पूरा रूल मुझे पता है कि स्ट्रक्चर कैसा बनाते हैं। मुझे लुईस डॉट स्ट्रक्चर पता है, ये जो मॉलिक्यूल है इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा, ये मुझे पता है इसलिए मैं बना पाया हूँ। पर आपको भी सीखना है चीज़, है ना। इससे पहले देखो, अगर मैं बोलूँ सेंट्रल एटम, तो आप समझ लें कि सेंट्रल एटम मैंने बीच का एटम बोल रहा हूँ मैं, ये आपका सेंट्रल एटम है। ये क्या है आपका बीच का एटम, ठीक है। बीच का जो परमाणु होगा, बीच का जो परमाणु होगा वो आपका सेंट्रल एटम क्या होगा, सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम को मैं लिखूंगा CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट, है ना। CA ये क्या आपका सेंट्रल एटम है। जो भी परमाणु बीच में होगा स्ट्रक्चर में, जो भी मॉलिक्यूल के अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे जिस भी मॉलिक्यूल का, उस मॉलिक्यूल में जो भी आपका बीच में जो एटम होगा वो होगा आपका सेंट्रल एटम। क्या होगा, सेंट्रल एटम। और जो कॉर्नर में होगा, ये जो ऑक्सीजन है ये क्या है, कॉर्नर में है। यहाँ पास जो ऑक्सीजन है वो कॉर्नर में है। क्या है, ये जो कॉर्नर में होगा ये सब, ये जो ऑक्सीजन यहाँ क्या है, ऑक्सीजन जो है कॉर्नर में है। जो कॉर्नर में होगा उसे बोलोगे आप साइड एटम भी बोल सकते हो, या फिर कॉर्नर एटम भी बोल सकते हो, या फिर जो सेंट्रल एटम से और जुड़ा हुआ है उसे हम लोग बोलेंगे कॉर्नर एटम। समझ गए आप। दो चीज आपको समझना है, सेंट्रल एटम और कॉर्नर एटम। सेंट्रल एटम मतलब बीच का और कॉर्नर एटम मतलब आइट साइड वाला। दो टर्म आप समझ गए, बहुत बड़े। एक टर्म आप और समझिए, एक टर्म और समझिए। जैसे कि मैं यहाँ स्ट्रक्चर बना रहा हूँ NH3 का, ठीक है। NH3 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है, ठीक है, अमोनिया का। अगर मैं इसे ड्रॉ करूँगा तो ये बनेगा अमोनिया, यहाँ पास आ जाएगा आपका लोन पेयर और यहाँ पास आ जाएगा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो देखो, जो ये आपका दो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, लोन पेयर। इसे हम लोग बोलेंगे लोन पेयर। क्या बोलेंगे, लोन पेयर। लोन पेयर इसे हिंदी में बोलते हैं एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन। और जो बॉन्ड बना है, जो बॉन्ड बने उसे हम लोग बोलते हैं बंध या फिर आबंध बोलते हैं। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे बॉन्ड पेयर। इसे क्या बोलेंगे, बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर। आपको समझ आ गया कि लोन पेयर क्या होता है, बॉन्ड पेयर क्या होता है। बहुत बढ़िया। एक टर्म और, एक टर्म जो है वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अनपेयर, ठीक है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अनपेयर इलेक्ट्रॉन कौन होता है, या फिर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अनपेयर इलेक्ट्रॉन को अपन क्या बोलते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वही इलेक्ट्रॉन होता है जो बॉन्ड बनाने के लिए पार्टिसिपेट करता है। अगर मैं बात करूं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो किसी भी परमाणु के आउटर मोस्ट सेल को हम लोग देखते हैं तो हमें देखने से पता चलता है कि जो उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा या फिर अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा वही बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेगा। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था। तो आप समझ गए कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन कौन सा है, जो बॉन्ड बनाने के लिए पार्टिसिपेट करता है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कौन सा है, या फिर एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन का है, जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। और बॉन्ड पेयर कौन सा होता है, जो आपके अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है वो बॉन्ड बनाता है। तो बॉन्ड बनने के बाद जो इलेक्ट्रॉन होता है या फिर जो पेयर बनता है इलेक्ट्रॉन्स का, उसे हम लोग बोलते हैं बॉन्ड पेयर। आज समझ के बहुत बढ़िया से कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है, और आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है। ये तीन आपको बहुत बढ़िया से समझना है। और उसके बाद ये सेंट्रल एटम और कॉर्नर एटम, बस इतना आप समझ जाइए, अभी के लिए बहुत है, अभी के लिए सफिशिएंट है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं इसे मिटा देता हूँ, ठीक है। तो जब भी आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसके लिए कुछ कुछ रूल आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या रूल है जिसकी मदद से हम कोई भी स्ट्रक्चर को इजीली ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप वो रूल देखिए कि कौन कौन सा रूल हमें पता होनी चाहिए। इस रूल के बिना आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ही नहीं पाओगे। ये मेरा आपसे चैलेंज है। क्या है, चैलेंज है आपसे। तो आपको रूल पता होनी चाहिए, है ना। विदाउट रूल वी कांट टॉक एनीथिंग,
ओके, हमें रूल पता होनी चाहिए। तो देखो सबसे पहला रूल क्या है, सबसे पहला रूल क्या है, सबसे पहला रूल है सेलेक्ट ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम, जैसे मैंने आपको बताया कि सेंट्रल एटम जो बीच में होता है और कॉर्नर एटम होता है। सेंट्रल एटम और कॉर्नर एटम सेम नहीं होता है, सेम होता है कभी कभी, लेकिन जब अलग अलग रहेगा। अगर सेम है तो आप, अगर मान लो H2 है, ये H2 है, तो इसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। तो आप इसे भी मान सकते हो सेंट्रल एटम, इसे भी मान सकते हो सेंट्रल एटम, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन है। लेकिन जैसे मैं यहाँ पर NH3 स्ट्रक्चर बनाया हूँ, तो सेंट्रल एटम कौन सा है और आपका कॉर्नर एटम कौन सा, आपको कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए आपको देखना है कि लीस्ट नंबर, मतलब कम नंबर नाइट्रोजन कितना है, हाइड्रोजन कितना। देखो नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3 है। लीस्ट नंबर, कम नंबर किसका है? लीस्ट मतलब कम, आपका हो जाएगा नाइट्रोजन, मतलब लीस्ट नंबर होगा आपका सेंट्रल एटम। पहली चीज देखो लीस्ट नंबर, तो हम लीस्ट नंबर देख लिए, ठीक है। दूसरा चीज देखेंगे हम लोग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या देखेंगे? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, या फिर क्या देखेंगे? लार्ज साइज उसका बड़ा होनी चाहिए। दो चीज देख लिया आप, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और लार्ज साइज। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होगा तो साइज बड़ा होगा ना भाई, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है। साइज बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से साइज कम हो जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने से साइज बढ़ जाता है, ठीक है। ये तो हो गया आपका फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल में देखो ये वाला, हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी आपका सेंट्रल एटम नहीं होगा। हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होगा। यहां देखो ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, ब्रोमीन, ये जनरली आपके सेंट्रल एटम होगा। आप जहां भी देखोगे इन्हीं को सेंट्रल एटम देखोगे। यहां पास आपका क्लोरीन भी आ सकता है, क्लोरीन भी सेंट्रल एटम हो सकता है, ठीक है। बोरॉन भी आ सकता है, बहुत सारा है भाई, बहुत सारा है ना। तो ये तो हो गया। अब देखो इसका दूसरा रूल क्या बोलता है कि कॉर्नर एटम मस्ट बी कंप्लीटेड ऑक्टेट। जो आपके कॉर्नर एटम है, कॉर्नर एटम क्या है यहाँ पास? नाइट्रोजन। तो आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके तो कैसे मिलेगा हमें? नाइट्रोजन पे एक एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन और 3 हाइड्रोजन इससे जुड़ा है। ऑक्टेट रूल में क्या होता है? 8 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए सेंट्रल एटम के पास, सॉरी कॉर्नर एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। कॉर्नर एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए एक्सेप्ट हाइड्रोजन को छोड़ के, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन एक आवारा तत्व है। अभी भी उसके पोजीशन को लेके विवाद चल रहा है, कई ओपिनियन आते जा रहे हैं कि कभी कोई साइंटिस्ट बोलता है कि हाइड्रोजन जो है एस ब्लॉक एलिमेंट में होने चाहिए, कोई साइंटिस्ट बोलता है कि हाइड्रोजन पी ब्लॉक एलिमेंट में होना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन एक गैस है तो उसे इनर्ट वाले ग्रुप में होनी चाहिए। तो हाइड्रोजन को हमेशा हम डबलेट मानेंगे, मतलब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है मतलब वो स्टेबल है। तो देखो यहां पर से तो स्टेबल हो गया, ठीक है। तो सेंट्रल एटम की बात हो रही यहां पास, मतलब सेंट्रल एटम हमेशा ऑक्टेट रूल को फॉलो करे ये जरूरी नहीं है। लिख लो इसको, सेंट्रल एटम जो है ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करे ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। लेकिन जो कॉर्नर एटम है वो आपके ऑक्टेट रूल को फॉलो करनी चाहिए। जैसे कि CO2 का स्ट्रक्चर देख लो, CO2 का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? यहां जाकर कार्बन, मैंने अब क्या बोला था, ज्यादा कौन है? ऑक्सीजन ज्यादा है कि कार्बन ज्यादा है? ऑक्सीजन ज्यादा है, मतलब लिस्ट नंबर कम है, मतलब कार्बन, ठीक है। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब देखो यहां पास जो कॉर्नर एटम क्या है? ऑक्सीजन है। तो देखो कॉर्नर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है कि नहीं? तो देखो ये हो गया इसका 2 बॉन्ड, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन और इसके पास 2 लोन पेयर रहता है। यहां भी इसका 2 बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन और यहां पास 4 इलेक्ट्रॉन, जो कि 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 इलेक्ट्रॉन यहां और 4 यहां, मतलब कितने हुआ? 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। कॉर्नर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। चौथा रूल क्या करता है कि जो सेंट्रल एटम है उसका कोवेलेंसी मैक्सिमम होनी चाहिए। मतलब जो सेंट्रल एटम होता है वो तो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो, मतलब ये जरूरी नहीं कि उसके पास 8 ही इलेक्ट्रॉन हो, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। ऑक्टेट रूल को फॉलो कौन नहीं कर रहा है? पास सेंट्रल एटम।
जो सेंट्रल एटम है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। सेंट्रल एटम जो बोलता है कि मैं ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करूंगा। भाई जब मैं बीच में हूँ, सेंटर में हूँ, सभी का मैं इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा हूँ और फिर भी मैं ऑक्टेट रूल को फॉलो करूँ, ये कहाँ का नियम है। इसीलिए जो सेंट्रल एटम है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। लिख लो इस चीज को, गांठ बांध के रख लो, कहीं नहीं मिलेगा ये चीज, है ना। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो कहीं नहीं मिलेगा। सेंट्रल एटम जरूरी है कि वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करे, लेकिन कॉर्नर एटम मस्ट बी फॉलो ऑक्टेट रूल। कॉर्नर एटम हमेशा ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा, ये जरूरी है, ये मस्ट है, ठीक है। अब देखो इसमें पांचवा रूल क्या कहता है। कोई भी मॉलिक्यूल में अगर पॉजिटिव चार्ज है, कोई भी मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज है, तो वो पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल एटम में होगा। जैसे कि देखो ये हो गया आपका NH4 प्लस, मतलब जो नाइट्रोजन है उसमें प्लस चार्ज होगा। नाइट्रोजन क्या है, सेंट्रल एटम है। इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, यहाँ जाएगा प्लस, यहाँ जाएगा आपका 4 हाइड्रोजन, ये ठीक है। लेकिन जो नेगेटिव चार्ज होगा वो कॉर्नर एटम पे होगा। नेगेटिव चार्ज कहाँ होगा, कॉर्नर एटम पे होगा। मैंने अब मैंने अभी यही स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था। कौन सा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था भाई, देखो SO4 2-, इसको मैं कैसे ड्रॉ किया था, S डबल बॉन्ड O, ठीक है, सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज। मतलब जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो सेंट्रल एटम में होगा और जो नेगेटिव चार्ज होगा वो आपके कॉर्नर एटम में होगा। ये रूल आपको पता होनी चाहिए। अगर ये रूल आपको पता है तो आप कोई भी स्ट्रक्चर को इजीली ड्रॉ कर पाओगे। कोई भी स्ट्रक्चर को क्या कर पाओगे, इजीली ड्रॉ कर पाओगे। ये रूल आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब हम इसके बहुत सारे एग्जांपल करेंगे। ये क्या है, ये मात्र ट्रेलर है, पिक्चर तो पूरा बचा है यार। कुछ लोग को ऐसा लगता है कि बस इतना पढ़ लेंगे और काफ़ी हमारे लिए, पास हो गए, और क्या चाहिए भाई। आपको कोई भी एग्जाम क्वालिफाई जब करने जाओगे, आप कोई भी एग्जाम दिलाओगे आप, तो आपको ये थोड़ी पूछेगा, आप ये थ्योरी थोड़ी पूछेगा। आप क्या क्वेश्चन में आपको ये पूछेगा कि आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर के लिए जितने भी रूल होते हैं उसे आप बताइए। ये आपको थ्योरी एग्जाम में पूछेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ये पूछेगा कि SO4 2- की स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। उसमें आपको 4 स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ मिलेगा। आपको पता लगाना है कि कौन सा स्ट्रक्चर सही है। तो आप पता कब लगाओगे, जब आपको ये रूल अप्लाई करने आएगा। रूल क्या करने आना चाहिए, अप्लाई करने आना चाहिए, ये मेन है। अप्रोच कैसे लगाना है क्वेश्चन में आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसे मैं मिटा देता हूं, फिर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल इसके देखेंगे, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे। आपको बस क्वेश्चन को बढ़िया से देखना है, एग्जाम्पल को बढ़िया से देखना है, ठीक है। एग्जाम्पल बिल्कुल इजी वाले स्टार्ट करेंगे, उसके बाद एडवांस बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आपका हाइड्रोजन, ठीक है। ये H2 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, H2 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे होता है। उससे पहले कोई भी मॉलिक्यूल है उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, फिर कितना इलेक्ट्रॉन है, आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है। कोई भी मॉलिक्यूल है उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कैसा कितना है, ये आपको निकालने आना चाहिए। तो उसके लिए एक रूल है, ठीक है। सबसे पहले आप रूल लिख लो, टोटल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, टोटल इलेक्ट्रॉन को अपन Q से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, Q से। तो टोटल इलेक्ट्रॉन हम लोग कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हमें देखना पड़ेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ऐसे निकालोगे आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन आप ऐसे निकालोगे, ठीक है। और आपको निकालना है कि बॉन्ड आपके पास कितना है, बॉन्ड पेयर कितना इलेक्ट्रॉन है, मतलब बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन है आपको निकालना है। आपको बॉन्ड पेयर, बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड, 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड, ये निकल जाएगा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ये कैसे क्या निकलेगा, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अब आपको निकालना है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, क्या निकालना है आपको, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल इलेक्ट्रॉन क्या है आपका, TOTAL, टोटल इलेक्ट्रॉन माइनस, टोटल इलेक्ट्रॉन्स माइनस
बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, इसे आप क्यू भी बोल सकते हो, ठीक, क्यू माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता चल गया मैं क्या बोल रहा हूँ। टोटल इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है ये आप कैसे निकालोगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जो मॉलिक्यूल में जितने भी एटम है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, प्लस अगर उसमें पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, अगर कोई भी आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसमें है आपका निगेटिव चार्ज, ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर में निगेटिव चार्ज जैसे SO4 2 माइनस, तो जो स्ट्रक्चर माइनस में रहेगा, ऊपर में माइनस रहेगा, उसको आपको जोड़ना है, वैलेंस सेल में माइनस को जोड़ देना है, और आपका प्लस रहेगा, इसके जगह में आपका प्लस रहेगा, जैसे कि S3O प्लस, अगर प्लस रहेगा तो उसमें एक माइनस कर देना है। यहाँ पर देखो क्या रहेगा, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू वैलेंस सेल, अगर n आयन है तो प्लस मतलब जोड़ना है, केट आयन है मतलब माइनस मतलब घटाना है, आयन मतलब जोड़ना है और केट आयन मतलब घटाना है, ठीक है। वहां से निकल जाएगा टोटल इलेक्ट्रॉन्स। टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकलने के बाद आपको निकलना है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, मतलब बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन्स है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड कर दोगे वो आपको निकल जाएगा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको निकालना है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए टोटल इलेक्ट्रॉन्स, ये जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स जितना भी आएगा उसको माइनस कर देना है आपका बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसके साथ माइनस कर देना है, तो आ जाएगा आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जरूरी नहीं कि सिर्फ एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन हो या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, ये लोन पेयर भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। आपको ये रटने की जरूरत नहीं है। अभी मैं आपको जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको पूरे चीज़ बहुत बढ़िया से समझ आने लगेगा, ठीक है, पूरे चीज़ बहुत बढ़िया से समझ आने लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूँ, ठीक है, मैं इसे भी मिटा दे रहा हूँ, हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया से क्लियर होते जाएगा कि क्या होता है क्या नहीं। कोई भी चीज़ रट्टा मारने से कुछ नहीं होता है ना, कोई भी चीज़ रट्टा मारने से कुछ नहीं होता। यहाँ आप केमिस्ट्री पढ़ी हुई है ना, कोई फिलोसफी नहीं पढ़े हो कि आप उसको रट लो हो जाएगा, कोई कहानी नहीं सुन रहे हो है ना, समझना पड़ता है इसे। तो देखो सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है आपका, हाइड्रोजन का है। तो हाइड्रोजन में ये तो क्या है, एक ही प्रकार का मॉलिक्यूल है, मतलब इसमें एक मॉलिक्यूल में एक ही प्रकार के एटम है, मतलब होमो एटॉमिक है। क्या है, होमो एटॉमिक। इसमें आप ऐसा स्ट्रक्चर बना लो, जिसको आप सेंट्रल एटम मान सकते हो, इसे भी सेंट्रल एटम मान सकते हो, क्योंकि दोनों एक ही एटम है, दोनों एक ही प्रकार के एटम है, किसी को भी आप सेंट्रल एटम मान सकते हो, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना है, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स में क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और यहाँ पास कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो 2 इंटू 1 यहाँ हो जाएगा क्या, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। इस मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन्स रहता है और 2 हाइड्रोजन है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होगा। अब आपको निकालना है कि बॉन्ड पेयर कितना है। तो बॉन्ड पेयर के लिए हम कैसे करते हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब क्या करना पड़ेगा हमें, 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड, एक बॉन्ड है तो ये हो जाएगा आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें निकालना है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करना पड़ता है हमें, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना है, ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स 2 माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 2, कितना हो जाएगा 0। तो क्या निकालना सीख लिए, टोटल इलेक्ट्रॉन्स भी निकालना सीख लिए, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स निकालना सीख लिए, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स निकालना सीख लिए। मतलब हाइड्रोजन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर या फिर एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये हमें कहाँ से पता चलेगा, इस स्ट्रक्चर से, या फिर इस जो फार्मूला जो मैंने आपको सिखाया था कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, यहाँ से आपको पता चला कि हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर या फिर H2 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। उसी प्रकार देखो O2 का स्ट्रक्चर आपको बनाने नहीं चाहिए। तो आप बोलोगे सर O2 का स्ट्रक्चर तो हमें आता है, बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल है, बस कुछ नहीं करना पड़ता है, 2 ऑक्सीजन लगा दो और 2 बॉन्ड से जोड़ दो, बस 2 ऑक्सीजन लगा दो, 2 बॉन्ड से जोड़ दो। आप बताइए कि इसके पास कितना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इस ऑक्सीजन के पास कितना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, अब बता दोगे, नहीं बता सकते जब तक आपको पता नहीं होगा कि इस मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो क्यू क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है।
ऑक्सीजन के पास क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, 2 और 6। आउटर मोस्ट शेल है, बाहरी कक्षक है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इंटू 2 ऑक्सीजन है 2, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 हो गया। बॉन्ड कितना है 2, हमें निकालना है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड, 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड कितना 1 और 2, ये हो गया 2, कितना 4 इलेक्ट्रॉन्स निकल गया जो बॉन्ड में है, और इसके बाद टोटल है 12 इलेक्ट्रॉन। मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो कैसे निकलेगा, टोटल इलेक्ट्रॉन्स में से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को माइनस कर दो। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना है 12, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितना है 4, निकल जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें यहां से पता चला कि इस ऑक्सीजन में, इन दोनों ऑक्सीजन के पास अभी 8 इलेक्ट्रॉन और है, इन 8 इलेक्ट्रॉन को हमें फिल करना है। अब फिल कैसे करेंगे, ये तो नहीं कि मैं 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा यहां डाल दूं, कुछ ऐसे नहीं डाल सकता। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि ऑक्टेट रूल, जो आपके कॉर्नर एटम होता है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। तो देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, इस ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो गया इसका। अब इसका देखो 1 2 3 4, अब 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हुआ। तो एकाकी युग्म में इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, जो 8 इलेक्ट्रॉन बचा है वो देख लो, 2 2 4 2 6 2 8, ऐसे आपको पता करना है, ऐसे आपको निकालने आना चाहिए, ठीक है। और एक आती और देखते थे अपन एग्जांपल, ये हो जाएगा आपका NO3-1। इसका आपको बताना है कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। आपको बहुत आता है ना, ये तो जो स्ट्रक्चर था उसे क्लास 9 के बच्चे भी बना देंगे यार। आप तो क्लास 11th में हो, क्लास 12th में हो, तो आपको ये स्ट्रक्चर बनाना नहीं चाहिए। बना के दिखाओ, आपको स्ट्रक्चर आता है तो, बहुत आता है ना आपका लेविज डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, तो बना के दिखा दो इसका, मान जाऊंगा मैं, ठीक है। मैं ही बता देता हूँ, है ना, मैं ही बता देता हूँ भाई। तो देखो इसका आपको निकालना है टोटल इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्यों निकालना है आपको, ठीक है। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है 5, ठीक है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, तो 2 और 5 7 हो गया, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन मतलब 5। नाइट्रोजन के ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है 6 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक होता है 8, मतलब 6 और 2 8, 6 हुआ। तो एक ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 3 ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 6 × 3, ठीक है। एक निगेटिव चार्ज है, मैंने आपको क्या बताया था, अगर मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज होगा तो एक माइनस करना है, अगर मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज होगा तो एक माइनस करना है, क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन दे चुका है। लेकिन अगर मॉलिक्यूल में एक निगेटिव चार्ज होगा, या फिर जितना निगेटिव चार्ज होगा उतना जोड़ना है, क्योंकि वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले रखा है। तो ये क्या किया यहाँ पास, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन ले रखा है, इस मॉलिक्यूल में जो है इलेक्ट्रॉन ले रखा है, इसलिए हम लोग ये यहाँ करेंगे +1। कितना हो जाएगा देखो, 6 × 18 और 1 19, 19 और 5 कितना हुआ 24 24। अब आपको निकालना है, अब देखो इतना तो पता चल गया। अब यहाँ पास नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन से 3 ऑक्सीजन जुड़ा है, ये कोई भी बच्चा बता देगा, एक टुच्चू सा बच्चा बता देगा। क्यों बता देगा, क्योंकि पता भाई सेंट्रल एटम कौन सा नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन से 3 ऑक्सीजन जुड़ा है, तो 3 ऑक्सीजन बॉन्ड से ही जुड़ेगा ना भाई, बॉन्ड से ही जुड़ेगा ना, वो 3 ऑक्सीजन आप जोड़ दो। अब आप बताओ कि कैसे होगा, अब आप बताओ, बहुत अपने आप को 30 मार्क खान समझते हो ना, बताओ आप कैसे होगा, तब मैं मानूंगा। तो अब कैसे होगा देखो, ये तो हो गया आपका टोटल इलेक्ट्रॉन्स। अब निकालना है आपको बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं हम लोग, 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड, कितना बॉन्ड है 1 2 3, ये हो गया 3, कितने इलेक्ट्रॉन हो गया 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स निकल गया। अब आपको निकालना है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितना निकालना है, क्या निकालना है आपको, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना है 24, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितना 6, कितना आ जाएगा 18, 18 इलेक्ट्रॉन्स है जो कि लोन पेयर है। अब आपको इसमें फिट कर देना है कि 18 इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि लोन पेयर है और लोन पेयर यहाँ आएगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा इसका ऑक्टेट कंप्लीट, 6 और 2 8। कॉर्नर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, मस्ट है, ये जरूरी है। ये इसका कंप्लीट हो गया 8 इलेक्ट्रॉन्स।
इसमें 6 था, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया। अब देखो 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स तीनों ऑक्सीजन में आ गया। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 से 18। ये आपका जो लोन पेयर है ये आपको फिल कर लिया, आप लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को आप फिल कर लिए, है ना। अब देखो ये जो ऑक्सीजन है, तीनों ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, 6 2 8 6 2 8 6 2 8। लेकिन आप बताइए, आप मुझे बताइए कि यहाँ पास नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? नाइट्रोजन का भी तो ऑक्टेट कंप्लीट होनी चाहिए ना। नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 होते हैं, मतलब ये 3 बॉन्ड बनाता है, लेकिन ऑक्टेट देखो नाइट्रोजन का, अभी नाइट्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की और आवश्यकता है, मतलब 2 2 4 2 6 6 इलेक्ट्रॉन्स है नाइट्रोजन के पास, 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। तो क्या होगा, देखो आप क्या कर सकते हो, इस ऑक्सीजन के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन हैं, उसको आप यहाँ शिफ्ट कर सकते हो। मैंने आपको क्या बोला था कि जो लोन पेयर होता है, जो लोन पेयर होता है, लोन पेयर होता है, वो लोन पेयर के फॉर्म में भी हो सकता है, साथ ही साथ डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो ये यहाँ दे देगा, ठीक है। अब जो निगेटिव चार्ज है, उस निगेटिव चार्ज को आप यहाँ दे दो या फिर यहाँ लगा सकते हो, दोनों में से कहीं भी लगा सकते हो। इसे आप हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मल चार्ज बोलते हैं। फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं ये आप देखो। मुझे कैसे पता चला कि ये जो निगेटिव चार्ज है वो इस ऑक्सीजन में आ गया या फिर इस ऑक्सीजन में आएगा, कैसे पता चले? मुझे यहाँ भी आ सकते हैं, तीनों ऑक्सीजन में से किस में आएगा, ये नाइट्रोजन में भी आ सकता है। तो ये मुझे पता कैसे चलेगा? तो देखो फॉर्मल चार्ज निकालने का आपको तरीका आना चाहिए। फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं, देखो बहुत ही सिंपल है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है, ठीक है। फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं ये देखो। तो इसके लिए हो जाएगा आपका फॉर्मल चार्ज, ठीक है, ये हो गया फॉर्मल चार्ज, ठीक है। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू, बहुत बढ़िया से समझिएगा, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। इस फार्मूला से आप निकाल सकते हो फॉर्मल चार्ज कि ये निगेटिव चार्ज इनमें से किस में आएगा। क्योंकि आपको तो पता है कि इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तीनों ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन ये निगेटिव चार्ज आएगा किस एटम में? क्या ये नाइट्रोजन में आएगा या फिर तीनों ऑक्सीजन में से किस ऑक्सीजन में आएगा, ये आपको पता लगाना है। तो होगा क्या, ये देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस वाले ऑक्सीजन में, ठीक है, ऑक्सीजन नंबर 1 है ये, ऑक्सीजन नंबर 2, ऑक्सीजन नंबर 3 और ये नाइट्रोजन को मैं 4 मान लेता हूँ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं किसका निकालता हूँ, सबसे पहले मैं निकालता हूँ इस वाले ऑक्सीजन का, ठीक है। तो इसमें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6 पहला, ठीक है, पहले वाले ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 6 माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने, देखो एक बॉन्ड बना है इसमें, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। ये क्या हो गया, एक कट गया यहाँ पास, ये हो गया आपका 0 माइनस 1 बचा, क्या हो जाएगा -1। कितना आया, -1 आया। इसलिए मैं बोला कि ये निगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे आया। अब ऑक्सीजन नंबर 2 देख लो आप, ऑक्सीजन नंबर में 2 में क्या होगा, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स माइनस लोन पेयर कितना है 6 माइनस 2 बॉन्ड पेयर डिवाइडेड बाय 2, ये भी हो जाएगा आपका -1। मतलब आप चाहो तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हो या फिर यहाँ भी निगेटिव चार्ज रख सकते हो, यहाँ भी निगेटिव चार्ज रख सकते हो, ठीक है। अब हम लोग कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको निकालना है H3O+ का, ठीक है, H3O+ का। तो हमें देखने से पता चले कि सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, उससे 3 हाइड्रोजन जुड़ा है इस प्रकार से, ठीक है। अब आपको निकालना है कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना है, क्या निकालना है आपको, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि Q इज इक्वल टू हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, 3 हाइड्रोजन है, मतलब 3 × 1 प्लस एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, ठीक है। अब यहाँ एक प्लस चार्ज है, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला था, अगर एक प्लस चार्ज लगा है मॉलिक्यूल में तो हमें -1 कर देना है, -1। अगर इसमें माइनस चार्ज है तो हम एक ऐड कर देते, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था, पिछले एग्जांपल में देखा था, ठीक है। तो हम -1 कर देंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 3 और 6 कितना हो गया 9,
9 में 1 माइनस कर दिया, हो जाएगा आपका 8। टोटल आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है। अब आपको देखना कि बॉन्ड पेयर कितना है, बॉन्ड पेयर में कितना इलेक्ट्रॉन्स है। तो उसके लिए देखो 2 इंटू कितना बॉन्ड है, देखो 1 2 3, ये हो जाएगा 3, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब आपको निकालना है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालना है, टोटल इलेक्ट्रॉन जितना भी है उसमें बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को माइनस कर दो। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 8 है। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना है हम लोग का, 8 है। अब इसमें हम लोग को क्या ऐड करना है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 8 माइनस 6 कितना हो गया, 2। मतलब हमें पता चल गया यहाँ पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, जो कि क्या है, लोन पेयर है, काकि युग्म इलेक्ट्रॉन्स है। अब आपको यह पता लगना है कि ये हाइड्रोजन का है या फिर ऑक्सीजन का है। तो हम लोग क्या चेक करेंगे, ऑक्टेट रूल। हमें पता है कि ये क्या होता है, जो हाइड्रोजन होता है वो क्या होता है, डबलेट होता है, मतलब वो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स रखना पसंद करता है। तो देखो ऑक्सीजन आपका, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, इस हाइड्रोजन का भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इस हाइड्रोजन का भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन आपको ऑक्सीजन चेक करना है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 6 इलेक्ट्रॉन्स हुआ। लेकिन इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे। अगर मैं इसको दे देता हूं तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट भी हो गया और ये ऑक्टेट रूल को फॉलो भी कर लिया। तो इस प्रकार से हमें पता होनी चाहिए, इस प्रकार से हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। एक और देख लो आप, NH4+, NH4+, इसमें क्या होगा, देखो नाइट्रोजन आपका सेंट्रल एटम हो जाएगा और 4 हाइड्रोजन कुछ इस प्रकार से इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, अब आपको निकालना है टोटल इलेक्ट्रॉन्स। टोटल इलेक्ट्रॉन्स हम लोग कैसे निकालते हैं, Q इज इक्वल टू वैलेंस सेल। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं सबसे पहले। तो नाइट्रोजन के वैलेंस सेल कितना होता है, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके वैलेंस सेल में। ठीक है, प्लस 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ देखो 4 और 5 9 हुआ। लेकिन यहाँ प्लस है तो 1 माइनस कर दो, इसमें 1 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो गया। ठीक है, देखो यहाँ एक छोटा सा मिस्टेक हो गया। क्या हो गया है, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होनी चाहिए। लेकिन ऑक्सीजन कभी भी 2 से ज़्यादा बॉन्ड बना ही नहीं सकता, 2 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनाता। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बनाया है। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाया है, 3 बॉन्ड बनाया है। ठीक है, और मैंने क्या बताया था कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल एटम में होता है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। अगर निगेटिव चार्ज रहता तो वो कॉर्नर एटम में आता, निगेटिव चार्ज कॉर्नर एटम में आता। मैं यहाँ पास पॉजिटिव चार्ज को कहाँ लेकर गया ये बताना भूल गया था। ठीक है, इसमें देखते हैं, ये आपका निकाल के टोटल इलेक्ट्रॉन सब निकालना है आपको, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने, देखो 4 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है, मतलब 2 इंटू 4 कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अब आपको निकालना है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग कैसे निकालते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स में बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को माइनस कर देते हैं, मतलब 8 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 0। मतलब यहाँ एक भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। अब आपको देखना है पॉजिटिव चार्ज, मैंने को क्या बोला है, पॉजिटिव चार्ज रहता है सेंट्रल एटम में, मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर निगेटिव चार्ज है तो होता है कॉर्नर एटम में। ठीक है, अब आप एक एग्जाम्पल और देख लो, लास्ट एग्जाम्पल है, नहीं तो क्लास बहुत लंबा खींचा जाएगा, है ना। एक एग्जाम्पल बस आप और देख लो, छोटा सा एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया से समझिएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया से समझिएगा। देख लो अब SO4 2-, इसमें क्या होगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले निकालो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, Q निकाल लो आप, क्या हो जाएगा, सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में रहता है 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्लस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन रहता है, 4 ऑक्सीजन मतलब 6 इंटू 4। अब देखो यहाँ क्या है आपका, 2 निगेटिव चार्ज है, मैंने आपको क्या बोला, निगेटिव चार्ज रहेगा मतलब जोड़ना है, जितना भी निगेटिव चार्ज रहेगा उसे जोड़ दो। 2 निगेटिव चार्ज है मतलब +2 कितना हो जाएगा, देखो 6 चौक 24, 24 और 6 30, 30 और 2 32, मतलब 32 इलेक्ट्रॉन्स है इस मॉलिक्यूल के पास। ठीक है, अब हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो सेंट्रल में हो जाएगा सल्फर, क्योंकि सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, जो कम रहता है वो होता है सेंट्रल एटम। ठीक है, अब इसमें आपको 4 ऑक्सीजन को जोड़ना है, 1 2 3 4। अब निकाल लो इसका बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, 4 बॉन्ड है, मतलब 2 इंटू 4 ये हो गया 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये तो निकल गया। अब आपको निकालना है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या निकालना है आपको,
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स में जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है तो उसे माइनस कर देते हैं, मतलब 32 माइनस 8 ये हो जाएगा आपका 24। कितना हो जाएगा 24। अब आपको 24 इलेक्ट्रॉन्स जो है 24 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इसमें ऐड करना है, इसमें जोड़ना है। तो आप क्या करोगे, क्या आप ऑक्सीजन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को दोगे, ऑक्सीजन को, या फिर सल्फर को? तो सबसे पहले आप ये देखो कि सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं। देखो सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट है क्योंकि इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, ऑक्सीजन के पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इसको 6 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। डाल दो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 और 2 8, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसमें भी देखो 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 6 इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दिए, 6 इलेक्ट्रॉन्स उसको दे दिए। उसी प्रकार इन दोनों को भी हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं। तो जब चारों ऑक्सीजन को 6 इलेक्ट्रॉन्स दे के ऑक्टेट कंप्लीट कराते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करा दिए, तो ये बताइए कि जो यहाँ पास लोन पेयर जो 24 इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर के रूप में है वो कंप्लीट हुआ कि नहीं। तो 6 कम 6 6 दूनी 12 6 3 18 6 चौक 24, मतलब 24 इलेक्ट्रॉन हम लोग पूरा यूज कर लिए। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार बनेगा। लेकिन यहाँ देखो 2 क्या है, 2 निगेटिव चार्ज है, 2 निगेटिव चार्ज है। और हमें यह पता है कि सल्फर कभी 2 बॉन्ड बनाता है, कभी 4 बॉन्ड बनाता है, और कभी सल्फर 6 बॉन्ड बनाता है। इसको मैंने आपको स्पेशली बताया कि इस प्रकार का ये बॉन्ड बनाता है, 6 बॉन्ड बनाता है। अगर आप चाहो तो सल्फर को 6 बॉन्ड भी बनवा सकते हो। कैसे करोगे, इसको आप ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसे यहाँ देखिए 1 बॉन्ड बना दीजिए। अभी भी ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से और 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, 8 इलेक्ट्रॉन्स हुआ। उसी प्रकार इस जो ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स है इसको यहाँ शिफ्ट करा दीजिए। मतलब देखो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स, अभी भी ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन आप बोलोगे सर सल्फर में तो ज़्यादा हो गए इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो गए। तो मैंने आपको क्या बोला है कि जो सेंट्रल एटम है उसके लिए बिल्कुल ये जरूरी नहीं कि वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करे। सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होनी चाहिए, और कॉर्नर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब 2 निगेटिव चार्ज है, दे दो यार, 1 निगेटिव चार्ज इसको दे दो, 1 निगेटिव चार्ज इसको दे दो। अब मुझे पता कैसे चला कि मैं निगेटिव चार्ज इन दोनों ऑक्सीजन को ही दूं, इसको क्यों नहीं दे सकता, इसको क्यों नहीं दे सकता, और इसको भी क्यों नहीं दे सकता। इसके लिए क्या निकालना है आपको, फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज निकाल के देख लो आप। फॉर्मल चार्ज का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले आपको निकालना है वैलेंस शेल। ऑक्सीजन का वैलेंस शेल कितना होता है 6, माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है इस ऑक्सीजन के पास 6 है, माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ये इसका एक बॉन्ड है, यहाँ हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2 होता है। ठीक है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से कितना हो गया -1 आएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 0, यहाँ से -1 आया, इसलिए इस ऑक्सीजन के पास -1 आया, और इस ऑक्सीजन का भी -1 ही आएगा क्योंकि दोनों सेम है। ये पहला और दूसरा सेम है, तो पहला और दूसरा के लिए तो ये आ जाएगा, फर्स्ट और सेकंड का ये आ जाएगा। अब आप इस ऑक्सीजन का देखिए, इसमें क्यों नहीं आया। 3rd नंबर का ऑक्सीजन को देखिए तो इसमें क्या देखो, जो आपका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है 6 होता है। ऑक्सीजन का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 6 होता है, माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है 4 है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 है। उसके बाद देखो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड है मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा 6। ठीक है, 6 माइनस 2 क्या हो गया 0 हो जाएगा, यहाँ है नहीं 0 होगा कि नहीं भाई। देखो 4 और 2 6 और 6 माइनस 6 0 हुआ, इसलिए इस ऑक्सीजन का जो फॉर्मल चार्ज है वो 0 है। इन दोनों ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज 0 है, लेकिन इसका फॉर्मल चार्ज 1 है, दोनों का 1 है। और मैंने आपको क्या बताया था कि निगेटिव चार्ज हमेशा कॉर्नर एटम पे लगता है। ये आपका कॉर्नर एटम, ये दोनों कॉर्नर एटम है और ये दोनों कॉर्नर एटम है। सेंट्रल एटम पे नहीं लगता निगेटिव चार्ज, सेंट्रल एटम में पॉजिटिव चार्ज लगता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का क्लास बहुत बढ़िया से समझ आया होगा, क्योंकि मैंने आपको आज बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया। ठीक है।